किसी ने खूब कहा है, आप अपने दोस्त चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। पड़ोसियों के साथ संबंध अक्सर इतिहास और भूगोल तय करते हैं। हाँ, और ये बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों पर शायद सबसे ज्यादा सटीक बैठती है। बिल्कुल। एक ऐसा रिश्ता जो उलझा हुआ है, तनाव भरा है और कई बार तो दुश्मनी की हद तक पहुंच जाता है। आज हम इसी जटिल पड़ोसी रिश्ते की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारी ये चर्चा हाल के विश्लेषणों और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स पर आधारित है, खासकर उन बिंदुओं पर जो इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रकाशनों में सामने आए हैं। हाँ, हालिया रिपोर्ट्स काफी अहम है इसमें। हमारा मकसद है कि इन दो देशों के बीच जो गहरा अविश्वास है और बार बार ये जो टकराव की स्थिति बनती है, उसकी जड़ें कहाँ हैं, इसे समझा जाए। ये विषय देखिए, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, खासकर भारत के पड़ोस में क्षेत्रीय गतिशीलता को समझने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आईआर के पेपर के लिए तो ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। और हाँ, अगर कोई सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए भी इस क्षेत्र की राजनीति को समझना चाहता है, तो उसके लिए भी ये चर्चा काफी अहमियत रखती है। तो चलिए, इस उलझे हुए रिश्ते की एक एक परत को खोलते हैं। देखिए, ये कोई आज की बात तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध हमेशा से ही शक, कड़वाहट और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने वाले रहे हैं। कई बार तो बात इतनी बढ़ जाती है कि सीमा पर हथियारबंद झड़पें भी हो जाती हैं, जैसा कि हमने हाल के दिनों में भी देखा है। हाँ, ये झड़पें तो होती रहती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कड़वाहट लगातार बनी रही है, चाहे पाकिस्तान में आप देखिए लोकतंत्र राव या फौजी हुकूमत। जी। उधर अफगानिस्तान में भी कितने बड़े बदलाव आए। राजशाही खत्म हुई 73 में, फिर सोवियत दखल 79 से 89, उसके बाद अमेरिका का हस्तक्षेप 2001 से 21 तक। हाँ, इतने उतार चढ़ाव के बाद भी। लेकिन रिश्तों की ये तलखी कम नहीं हुई। हैरानी की बात तो ये है कि ये तब भी जारी रही जब पाकिस्तान ने दोनों सुपर पावर के दखल के दौरान अफगान प्रतिरोध की खुलकर मदद की थी। ये विरोधाभास ही तो है। तो सवाल उठता है कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो इन दोनों को इतना बांटते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा मुद्दा है ड्यूरंड रेखा। ड्यूरंड रेखा, हाँ। ये 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा आखिर इतने बड़े विवाद का सबब क्यों बनी हुई है? इसका इतिहास क्या कहता है? इसकी कहानी शुरू होती है 1893 में। ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे सर मॉर्टिमर ड्यूरंड। हाँ। उन्होंने उस वक्त के अफगान शासक अमीर अब्दुर रहमान खान पर कह सकते हैं दबाव डालकर एक समझौता करवाया। अच्छा। जिसके तहत उनके प्रभाव वाले इलाकों का बंटवारा हुआ। और इसका सीधा असर पड़ा पश्तून कबीलों पर, जो इस रेखा के दोनों तरफ बंट गए। बिल्कुल, जबकि पहले वो एक ही शासक के अधीन थे। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है जिसे अफगान विद्वान नबी सहक ने भी उठाया है। हाँ, उनकी थीसिस काफी चर्चा में रही है। उनका तर्क है कि डूरंड समझौते का असल मकसद ब्रिटिश और अफगान प्रभाव क्षेत्रों की एक अस्थायी सीमा तय करना था। जी, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं। स्थायी नहीं, जैसा कि बाद में पाकिस्तान और पश्चिमी देशों ने मान लिया। हाँ, व्याख्या का ये फर्क बहुत बड़ा है। पर हुआ ये कि एक बार रेखा खिंच गई तो अंग्रेजों ने इसे पक्की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान लिया। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उसने भी इसी रवैये को अपनाया। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने इस व्याख्या को कभी नहीं माना। कभी नहीं, बल्कि 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ने से पहले अफगानिस्तान ने तो उनसे समझौता रद्द करने की मांग भी की थी। अच्छा, अगर ऐसा होता तो? अगर ऐसा हो जाता तो अंग्रेजों को सौंपे गए सारे पश्तून इलाके वापस अफगानिस्तान को मिल जाते और सिंधु नदी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा बन जाती। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल इनकार कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान दुनिया का इकलौता देश था जिसने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की सदस्यता का विरोध किया था। सोचिए, शुरुआत ही यहाँ से हुई। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक जमीनी विवाद का मामला नहीं रह गया है। ड्यूरंड रेखा अब पश्तून राष्ट्रीय पहचान, कबीलाई वफादारी और ऐतिहासिक नाइंसाफी का आप कह सकती हैं प्रतीक बन चुकी है। हाँ। असल में ये रेखा सिर्फ नक्शे पर नहीं, लोगों के दिलों और पहचान पर खींची गई है। और जब तक वो दरार है, तब तक काबुल और इस्लामाबाद के बीच अविश्वास की खाई को पाटना बेहद मुश्किल है, चाहे सत्ता में कोई भी क्यों ना हो। ये सीधे तौर पर पश्तून राष्ट्रवाद से जुड़ता है और दोनों देशों की अंदरूनी राजनीति में अस्थिरता पैदा करता रहता है। इसी से जुड़ा पश्तूनिस्तान का मुद्दा भी है। हाँ, पश्तूनिस्तान 1953 से 63 तक जो अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री रहे दाऊद खान,
उन्होंने इस विचार को हवा दी। जो राजा जाहिर शाह के चचेरे भाई थे। हाँ, उनका मकसद था कि पाकिस्तान के सभी पश्तून इलाकों को अफगानिस्तान में मिला लिया जाए। इस वजह से 1961 में दोनों देशों के रिश्ते इतने बिगड़ गए कि पाकिस्तान ने अपनी जमीनी सीमाएं बंद कर दी। सीमा बंद कर दी, हाँ। और उसका नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान में रोजमर्रा की चीजों की भारी किल्लत हो गई। और वो मदद के लिए अपने दूसरे पड़ोसी सोवियत संघ की तरफ देखने को मजबूर हो गया। जी, ये निर्भरता वहीं से बढ़ी। फिर 73 में दाऊद खान ने तख्ता पलटकर खुद सत्ता संभाल ली, राष्ट्रपति बन गए। हाँ। उन्होंने फिर से पश्तूनिस्तान का राग अलापा, लेकिन पाकिस्तान ने फिर मुश्किलें खड़ी की, सीमा बंद करने की धमकी दी, तो उन्हें पीछे हटना पड़ा। दबाव काम कर गया। हाँ। हालांकि 1976 तक दाऊद और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन दाऊद ने भी अपने से पहले और बाद के अफगान नेताओं की तरह डूरंड रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानने से इनकार कर दिया। वो स्टैंड बना रहा। ये सिलसिला आगे भी चलता रहा, यहाँ तक कि 2018 में जब पाकिस्तान ने अपने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कबायली इलाकों, जिन्हें फाटा कहते थे, फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज, हाँ, उनका विशेष दर्जा खत्म करके उन्हें प्रांत में मिला दिया, तो उस वक्त के अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इसका आधिकारिक तौर पर विरोध किया था। जी। तो आप समझ सकते हैं कि नक्शे पर खींची गई एक रेखा कैसे पीढ़ियों के लिए एक नासूर बन सकती है। और ये फाटा का विलय सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, इसे कई पाकिस्तानी पश्तूनों ने और सीमा पार उनके अफगान भाइयों ने अपनी पारंपरिक जीवन शैली और स्वायत्तता पर हमला माना। अच्छा। उन्हें लगा कि ये पंजाबी बहुल पाकिस्तानी सत्ता और सेना का एक और कदम है उनके अधिकारों को कम करने का। ये भावनाएं भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने का काम करती हैं। ये दिखाता है कि कैसे औपनिवेशिक काल की विरासतें आज भी दक्षिण एशिया में न सिर्फ सीमा विवादों को जिंदा रखे हुए हैं, बल्कि अंदरूनी जातीय तनावों को भी हवा दे रही हैं। सीमा विवाद के ऐतिहासिक बोझ के अलावा एक और रोजमर्रा का मुद्दा है जो रिश्तों में कड़वाहट घोलता है। हाँ। और वो है व्यापार और ट्रांजिट, यानी पारगमन का। व्यापार और ट्रांजिट, हाँ, ये भी बहुत अहम है। अफगानिस्तान एक भूआबद्ध देश है, लैंडलॉक्ड, यानी उसकी कोई सीमा समुद्र से नहीं लगती। जी। इसलिए अपने व्यापार के लिए, खासकर समुद्री रास्ते से होने वाले व्यापार के लिए, उसे अपने पड़ोसियों पर निर्भर रहना पड़ता है। निर्भरता तो है ही। उसके पास रास्ते तो कई हैं, पाकिस्तान के जरिए, ईरान के जरिए, या फिर उत्तर में मध्य एशियाई देशों के जरिए। हाँ, विकल्प है। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और शायद सबसे सुगम रास्ता पाकिस्तान वाला ही है। पर यहीं पर एक बड़ा पेच है। क्या? अफगानिस्तान की हर सरकार, चाहे वो किसी की भी रही हो, हमेशा से ये चाहती आई है कि पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले व्यापार को अपनी जमीन से, खासकर वाघा बॉर्डर के जरिए, सड़क मार्ग से गुजरने दे। हाँ, ये मांग तो हमेशा रही है। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा भारत से आने वाले निर्यात और यहाँ तक कि भारत की तरफ से दी जाने वाली सहायता को भी इस रास्ते से जाने की इजाजत देने से इनकार किया है। जी, ये एक बड़ी रुकावट है। इससे अफगानिस्तान में जाहिर तौर पर बहुत नाराजगी रही है। जाहिर है। लेकिन इससे भी ज्यादा गुस्सा अफगानों में तब भरता है जब पाकिस्तान जानबूझकर अफगानिस्तान जाने वाले माल को या तो अपनी जमीन पे रोक लेता है या फिर कराची बंदरगाह पर ही अटका देता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा करके पाकिस्तान दरअसल कनेक्टिविटी और ट्रांजिट के मुद्दे को काबुल पर दबाव बनाने के एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम इसे रणनीतिक नजरिए से देखें तो ये पारगमन अधिकार सिर्फ व्यापार की सहूलियत का मामला नहीं है। नहीं, ये देशों की संप्रभुता, उनकी विदेश नीति की आजादी और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से जुड़ा मसला है। पाकिस्तान के लिए कराची का बंदरगाह और जमीनी रास्ते सिर्फ व्यापार के गलियारे नहीं, बल्कि काबुल पर अपनी शर्तें मनवाने और वहां भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकने के, आप कह सकती हैं, चाबुक भी हैं। हाँ, एक तरह का लिवरेज। हाँ, लिवरेज। इन प्रतिबंधों का दोहरा असर होता है। एक तरफ ये अफगानिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को और चोट पहुंचाते हैं, दूसरी तरफ ये भारत के साथ उसके स्वाभाविक रिश्तों में भी रुकावट डालते हैं। पाकिस्तान के नजरिए से देखें तो ये उसकी पुरानी स्ट्रैटेजिक डेप्थ, यानी रणनीतिक गहराई की नीति का हिस्सा है। स्ट्रैटेजिक डेप्थ, हाँ। इसका मतलब है कि वो अपनी पश्चिमी सीमा पर एक ऐसा पड़ोसी चाहता है जो भारत के प्रभाव से मुक्त हो और जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान को सामरिक बढ़त दे सके। तो ये व्यापार और ट्रांजिट का मुद्दा भी एक बड़ी रगड़ की वजह है। बहुत बड़ी वजह है। अब एक और पहलू पर आते हैं जो शायद सतह पर उतना न दिखता हो, लेकिन अंदर ही अंदर काफी असर डालता है। ये है पश्तून पंजाबी विभाजन का सामाजिक सांस्कृतिक पहलू। अच्छा, हाँ, दोनों तरफ इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन सिंधु नदी के एक तरफ रहने वाले पश्तूनों
और नदी के दूसरी तरफ खासकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोगों जिनका पाकिस्तानी सत्ता तंत्र पर दबदबा माना जाता है, हाँ, पंजाबी डोमिनेंस की बात होती है। उनके बीच इतिहास, रहन सहन और नजरिए के गहरे मतभेद रहे हैं। ये मतभेद तो है। ये बात सच है कि पाकिस्तान के अपने खैबर पख्तूनख्वा केपी प्रांत में बड़ी संख्या में पश्तून या पठान आबादी रहती है। कराची जैसे बड़े शहरों में भी लाखों पठान हैं। हाँ, केपी से भी और अफगानिस्तान से आए हुए भी। दोनों शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद एक अनदेखी दीवार, एक फर्क महसूस किया जाता रहा है। ये सामाजिक विभाजन। और जैसा हमने पहले जिक्र किया, जब 2018 में पाकिस्तान ने फाटा का विशेष दर्जा खत्म किया, तो इसे पाकिस्तानी पठानों ने, जिन्हें सीमा पार अफगानिस्तान में रहने वाले अपने भाइयों का भी समर्थन हासिल था, हाँ, सीमा पार से समर्थन, इसे अपनी विशिष्ट कबायली संस्कृति और जीवन शैली पर पंजाबी बहुल राज्य का हमला माना। जी, इसे इसी तरह देखा गया है। यही वो भावना है जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी पाकिस्तानी तालिबान जैसे गुटों को अफगान पश्तूनों के बीच एक तरह की सहानुभूति या समर्थन दिलाती है। अच्छा, टीटीपी कनेक्शन। उन्हें वो अपने भाई मानते हैं, और आज के दौर में ये टीटीपी का मुद्दा ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान शासकों के बीच शायद सबसे बड़े विवाद की जड़ बना हुआ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये दिखाता है कि जातीय तनाव और ऐतिहासिक शिकायतें कैसे राज्य की नीतियों को प्रभावित करती हैं और कैसे ये सीमा पार रिश्तों को आकार देती हैं। ये पश्तून पंजाबी विभाजन सिर्फ सामाजिक या सांस्कृतिक नहीं रह गया है, यह पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। बिल्कुल। ये टीटीपी जैसे चरमपंथी समूहों को सीमा के दोनों तरफ समर्थन का आधार मुहैया कराता है, जो पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। फाटा के विलय को स्थानीय स्वायत्ता पर एक चोट के रूप में देखा गया, जिसने पहले से मौजूद दरारों को और भी गहरा कर दिया। ये इस बात का उदाहरण है कि कैसे राष्ट्रीय नीतियां, चाहे वो अच्छे इरादे से ही क्यों न बनाई गई हों, अगर स्थानीय भावनाओं और पहचानों का सम्मान नहीं करती तो उनके अनपेक्षित और नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। चलिए अब एक और बड़े ही पेचीदा और कहना चाहिए भावनात्मक मुद्दे पर आते हैं। भावनात्मक? हाँ, ये है कृतज्ञता, यानी एहसान मानने या न मानने का सवाल। ओहो, एहसान फरामोशी वाला एंगल। हाँ, वही। पाकिस्तान का हमेशा से ये मानना रहा है कि उसने अफगानिस्तान पर बड़े एहसान किए हैं। वो गिनाते हैं कि कैसे उन्होंने लाखों अफगान शरणार्थियों को दशकों तक अपने यहाँ पनाह दी। हाँ, शरणार्थियों का मुद्दा तो बहुत बड़ा रहा है। फिर जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तो पाकिस्तान ने ही 7 बड़े मुजाहिदीन गुटों को खड़ा किया, उन्हें हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और सोवियत सेना के खिलाफ लड़वाया। मुजाहिदीन को समर्थन? जी। उनका मानना है कि अगर पाकिस्तान न होता तो अफगानिस्तान पूरी तरह सोवियत कंट्रोल में चला जाता। ये उनका नजरिया है। और यही नहीं, बाद में जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया तो पाकिस्तान का मानना है कि उसी की मदद और समर्थन से तालिबान दोबारा खड़ा हो सका और आखिरकार अमेरिका को वहां से निकलना पड़ा। तालिबान की वापसी में भूमिका का दावा। हाँ, तो इन सब एहसानों के बदले में पाकिस्तान में एक आम भावना है कि अफगानिस्तान के मौजूदा शासकों और वहां के लोगों को पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए। इसीलिए वो अक्सर अफगानों के लिए एहसान फरामोश यानी एहसान ना मानने वाले कृतज्ञ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ अफगान लोगों का नजरिया बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। हाँ, वो पाकिस्तान में अपने साथ हुए सुलूक को लेकर काफी कड़वाहट रखते हैं। उनका मानना है कि चाहे वो सोवियत जंग का दौर हो या अमेरिकी दौर, इस्लामाबाद की नीतियां कभी भी अफगानिस्तान के भले के लिए नहीं थीं, बल्कि वो हमेशा पाकिस्तान के अपने स्वार्थों और रणनीतिक हितों से प्रेरित थीं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपनी लड़ाइयों का अखाड़ा बनाया, जिसके लिए अफगान लोगों ने भारी कीमत चुकाई, लाखों जानें गईं, देश बर्बाद हुआ। इसलिए जब पाकिस्तान उनसे कृतज्ञता की मांग करता है तो उन्हें ये बहुत अनुचित और अपमानजनक लगता है। तो मतलब एक ही सिक्के के दो बिल्कुल अलग पहलू। बिल्कुल। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि एक ही इतिहास को दो पड़ोसी देश कितने अलग अलग चश्मों से देखते हैं और उसकी कितनी अलग अलग व्याख्याएं करते हैं। हाँ। पाकिस्तान अपनी मदद को एक नेकी और भाईचारे के तौर पर देखता है, जबकि अफगानिस्तान उसे पाकिस्तान के अपने मतलब साधने की कोशिश के रूप में देखता है, जिसका खामियाजा अफगानिस्तान ने भुगता। कृतज्ञता की ये मांग और उसका ये इनकार, ये दोनों देशों के बीच भावनात्मक दूरी को और बढ़ाता है, अविश्वास को और गहरा करता है और किसी भी तरह की सुलह या समझ की गुंजाइश को कम कर देता है।
और ये दिखाता है कि रिश्तों में सिर्फ राजनीति या भूगोल ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक यादें और भावनाएं भी कितनी बड़ी भूमिका निभाती हैं। मौजूद रहा है। और रिश्तों को और भी ज्यादा उलझा देता है वो है भारत का एंगल। भारत का एंगल, हाँ, ये हमेशा से रहा है। पाकिस्तान हमेशा से इस डर में जीता रहा है कि कहीं भारत और अफगानिस्तान मिलकर उसे दो तरफ से घेर ना लें। टू फ्रंट सिचुएशन जिसे वो कहते हैं। हाँ, टू फ्रंट सिचुएशन। इसी डर की वजह से पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता रहा है कि काबुल में जो भी सरकार हो वो भारत के साथ अपने रिश्ते सीमित रखे, खासकर रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में। अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं वो। बिल्कुल। लेकिन मुश्किल ये है कि कोई भी अफगान सरकार, चाहे वो पहले मुजाहिदीन की रही हो, फिर हामिद करजई और अशरफ गनी के दौर की गणतांत्रिक सरकार हो, या अब तालिबान की, वो अपनी विदेश नीति के फैसले इस्लामाबाद के कहने पर क्यों लेना चाहेगी? जाहिर सी बात है, हर देश अपने हित देखता है। हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को देखता है, और अफगानिस्तान भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक और विकास साझेदार के रूप में देखता आया है। भारत का रोल तो रहा है अफगानिस्तान में। यही वजह है कि पाकिस्तान की ये मांग और अफगानिस्तान का इसे ना मानना दोनों देशों के बीच लगातार तनाव का एक बड़ा कारण बना हुआ है। ये तनाव का एक स्थायी स्रोत है। आज के हालात में पाकिस्तान इस बात से खासा नाराज है कि तालिबान, जिसकी सत्ता में वापसी में उसने कथित तौर पर इतनी मदद की, हाँ, जो वो दावा करते हैं, वो अब भारत के साथ रिश्ते बनाने या बातचीत करने में खुलापन दिखा रहा है। ये बात उन्हें पसंद नहीं आ रही। पाकिस्तान इसे अपने हितों के साथ धोखा मानता है और तालिबान के इस रवैये को भी वो उसी अक्षम्य कृतज्ञता की श्रेणी में रखता है। फिर वही एहसान फरामोशी वाली बात। अगर हम इसे और बड़े क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत हमेशा से ही अफगान पाक समीकरण में एक अहम तीसरा किरदार रहा है। तीसरा कोण? हाँ, पाकिस्तान की जो रणनीतिक गहराई की तलाश है, उसका एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को कम करना या खत्म करना रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखना चाहता है और भारत उसे न सिर्फ आर्थिक मदद देने वाला देश लगता है, बल्कि पाकिस्तान पर उसकी निर्भरता को कम करने का एक जरिया भी नजर आता है। अच्छा, एक बैलेंसिंग फैक्टर। हाँ, एक तरह से। अब तालिबान का भारत के प्रति जो बदला हुआ या बदलता हुआ रुख दिख रहा है, वो इस जटिल त्रिकोण में एक नया मोड़ ला रहा है। इसकी क्या मायने हैं? इससे पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही हैं और ये क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर रहा है, जिसके असर भारत पर भी पड़ना लाजमी है। ये देखना होगा कि तालिबान इस संतुलन को कैसे साधता है और इसके दूरगामी परिणाम क्या होते हैं। तो हमने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के रिश्ते कितने ज्यादा पेचीदा हैं। ऐसा लगता है मानो कई धागे एक साथ उलझ गए हों। उलझे हुए तो हैं ही। ड्यूरांड रेखा का ऐतिहासिक विवाद, जो सिर्फ जमीन का नहीं, पहचान का भी मुद्दा बन गया है। जी। व्यापार और पारगमन के अधिकार, जिन्हें लेकर अक्सर खींचतान चलती रहती है। हाँ। पश्तून और पंजाबी पहचानों के बीच का सामाजिक और राजनीतिक तनाव, वो भी है। एहसान जताने और एहसान फरामोशी के इल्जामों का भावनात्मक बोझ, बिल्कुल। और इन सब के ऊपर भारत का वो तीसरा कोण, जो इस समीकरण को और भी जटिल बना देता है। ये सारे मुद्दे मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जिसमें शक और दुश्मनी आसानी से पनपते हैं और भरोसे की गुंजाइश कम ही रह जाती है। बिल्कुल। और जब हम इस पूरे इतिहास और आज के हालात पे गौर करते हैं तो एक सवाल मन में उठता है। क्या बाहरी ताकतों ने, चाहे वो ब्रिटिश साम्राज्य रहा हो या सोवियत संघ या फिर अमेरिका, इन दोनों पड़ोसियों के बीच की खाई को पाटने की बजाय उसे और गहरा करने का काम किया है? ये सोचने वाली बात है। उनके अपने हित साधने की कोशिशों ने क्या इस क्षेत्र में स्थायी अविश्वास के बीज बो दिए? या फिर अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो क्या कुछ ऐसी साझा चुनौतियां हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन से बढ़ते खतरे, दोनों देशों की डामाडोल आर्थिक स्थिति, या फिर आतंकवाद का दोबारा सिर उठाना, जो शायद इन दोनों को पुरानी दुश्मनी भुलाकर साथ आने पर मजबूर कर दें? क्या साझा मुसीबतें कुछ बदल सकती हैं? हाँ, क्या साझा मुसीबतें सहयोग का नया रास्ता खोल सकती हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे भी विचार करते रहना होगा। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों पर हुई ये गहन चर्चा आपको जानकारीपूर्ण लगी होगी, खासकर अगर आप यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिर्फ इस क्षेत्र की जटिलताओं को समझने में रुचि रखते हैं। जी, उम्मीद तो यही है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके मन में इस विषय से जुड़े कोई और सवाल हैं या आप चाहते हैं कि हम भविष्य में किसी और खास मुद्दे पर इसी तरह गहराई से बात करें, तो नीचे टिप्पणी करके हमें जरूर बताएं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।